हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दूंगा आप सभी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि जानकारी सीधे सीधे रिलेवेंट है आपके मेंटेनेंस से। आपके ऊपर जो मेंटेनेंस का केस आया उसमें आप पत्नी का मेंटेनेंस कैसे रोक सकते हैं जब पत्नी की कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। यानी आपको नहीं पता वो कहां जॉब करती है, करती भी है या नहीं करती है, उसकी कितनी सैलरी आती है, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इस परिस्थिति में आपको अपनी पत्नी का मेंटेनेंस रुकवाना है, तो क्या आप रुकवा सकते हैं? इसका आंसर है यस। और रिसेंट हमारे एक मामले में कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है जहां पर लड़की की जॉब का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, लड़की की क्वालिफिकेशन हमको केवल पता थी और केवल इसी आधार पर हमने आर्ग्यूमेंट करे। और उसमें एक फैक्टर ऐसा रहा जिसके आधार पर लड़की की मेंटेनेंस पिटीशन को ही फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। आपके आर्ग्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है और आप केस को कैसे लड़ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब हमारे ऊपर ये केस है, क्या हम इसमें जीतेंगे? कोई आंसर नहीं, क्योंकि ये आंसर इस बात पे डिपेंड करता है आपने उस केस को फाइट कैसे किया है। ठीक है, फाइट करने का जो तरीका है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। खैर, मैं वापस इस मुद्दे पर आता हूं, जो ये मामला था। इस मामले में क्या था, हमने एक केस फाइल किया फ्रॉड के बेस पर के कि हमारी जो मैरिज फ्रॉड से हुई है, लड़की की जो बीमारी थी उसको हमसे छुपा लिया गया है और हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। तो हमने एक केस फाइल किया सेक्शन 12 ऑफ HMA का। वापसी में लड़की ने रिप्लाई ना दे करके सबसे पहले आके उसमें 24 HMA की पिटीशन लगा दी। इवन कोर्ट ने उनको बोला कि भाई आप इनका कम से कम मीडिएशन तो होने दो, उसके बाद ही पिटीशन देते, क्या पता मीडिएशन में कोई सेटलमेंट हो जाए। बट उन्होंने कहा नहीं जी, पिटीशन तो हम पहले ही देंगे। रीजन क्या था? क्योंकि मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन लगे, इस वजह से उन्होंने 24 HMA पहली डेट पे जाकर के लगा दी बिफोर मीडिएशन। खैर कोई बात नहीं, मीडिएशन हुआ, फेल हुआ एज यूजुअल। उसके बाद क्या हुआ, 24 HMA पे हमको रिप्लाई देना था। दोस्तों, जब हम 24 HMA पे रिप्लाई देने लगे तो हमने देखा लड़की का एफिडेविट ही कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी बैंक स्टेटमेंट उसने केवल 1 साल की फाइल करी थी और 2 साल की फाइल ही नहीं करी थी पिछले। और वो 1 साल भी तब से शुरू हो रहा था जब हमने केस फाइल किया। उसके बाद तो हमने डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन का एक एप्लीकेशन लगाया और उसमें कोर्ट को बोला कि ये तो पूरा इंटेंशनली सोचा समझा लगता है। यानी जब इनको केस की जानकारी हुई, ये केवल उसके बाद की बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि उससे पहले की बैंक स्टेटमेंट में जरूर कोई ट्रांजेक्शन होगी, तभी तो इन्होंने हाइड कर ली। उन्होंने हाइड करने की क्या जरूरत थी? इनको पता है कि 3 साल की देनी होती है और सेम उसी डेट के बाद की क्यों दे रहे हैं? तो कोर्ट को भी बात समझ में आई। हमारी जो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन की एप्लीकेशन थी उसके रिप्लाई में जब उनका ऑब्जेक्शन आया तो उसके साथ उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ी। अब उनकी 3 साल की पूरी बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, लेकिन लड़की कहां काम करती है हमको नहीं पता था। लड़की की कोई ITR या ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं था। अब इस पे आर्ग्यूमेंट होने थे दोस्तों। तो जब इस पे आर्ग्यूमेंट होने थे तो सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत बारीकी से एनालाइज किया गया। तो एनालाइज करते हुए 2 चीजें पकड़ में आई जिस पे हमें फोकस करना था। एक तो लड़की पोस्ट ग्रेजुएट थी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड थी। दूसरा, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट थी उसमें कुछ महीनों में, मतलब जब उसने बैंक स्टेटमेंट जो छुपाई थी वहां से उससे पहले वाले महीनों में लगातार कुछ ना कुछ पैसे आ रहे थे। एक साथ कोई सैलरी नहीं आ रही थी। कभी 1,000 आ गए, कभी 2,000 आ गए, कभी 5,000 आ गए, कभी 6,000 आ गए, कभी 15,000 आ गए, कभी 1,500 आ गए, ऐसे। अब जब हमने उसका हिसाब लगाया, उसको जोड़ा, तो महीने के 10, 12, 15,000, 20,000 रुपए बन रहे थे। और जब हमने पूरा 8 महीने का जोड़ा, पिछले जो पैसा आ रहा था रेगुलर इनकम, तब तक आ रही थी जब तक हमारी केस की जानकारी हुई। जैसे हमारी केस की जानकारी हुई उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो ब्लैंक है, मतलब उसने उसमें पैसे लेने बंद कर दिए। अब हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। उस टेबल में हमने वो सारी फिगर्स लिखी कि ये फिगर इसकी इतनी तारीख को आई, ये फिगर इतनी तारीख को आई। जो उसका सम था, टोटल था, वो कई लाखों रुपए में बैठा 8 महीने का। फिर हमने उसका एवरेज निकाला। उस एवरेज के आधार पे उसकी इनकम बन रही थी 32,000 समथिंग। अब दोस्तों, इस मामले में हमने रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी दिए और वर्बल आर्ग्यूमेंट भी करे, और हमारा मेन फोकस इस बात पे था कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। जब तक इसे केस की जानकारी नहीं थी, इसके खाते में प्रॉपर इनकम आ रही है और उसका अगर एवरेज लगाएं तो 32,000 रुपए पर मंथ ये लड़की कमा रही है। और जैसे ही इस केस का पता चला उसके बाद आप देखिए अकाउंट पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो ये सारी सीरीज जो है ये सब दर्शा रही है। अब कोर्ट ने उन सारी चीजों का संज्ञान लिया कि हाँ भाई, बात तो सही है। 8 महीने का अगर इसका एवरेज देखें 32,000 रुपये महीना आता है, और जैसे ही केस का पता चला उसके बाद से पैसा आना बंद। तो कोर्ट ने इस मामले में जो जजमेंट दिया उसमें क्लियरली लिख दिया कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर और इसकी प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन को देखते हुए इस स्टेज पर इसको कोई भी भरण पोषण दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। और उसका जो 24 HMA था उसको खारिज कर दिया गया, यानी उसमें कोई भी मंथली मेंटेनेंस उसको नहीं बांधा गया। अब दोस्तों, ऐसे जजमेंट होते ही कितने हैं, बहुत ही कम होते हैं, है ना। केवल कुछ ही मामलों में ऐसा होता है जहां पे पत्नी का जॉब नहीं पता आपको, सैलरी नहीं पता आपको, कोई ऑफर लेटर नहीं है, कोई ITR नहीं है और सब कैंसिल हो जाए।
अब दोस्तों इस मामले में भी अगर हम बैंक स्टेटमेंट पे फोकस ना करते या उसकी बैंक स्टेटमेंट को ना निकलवाते तो शायद आज के समय पे 10-12-15 हजार रुपए मेंटेनेंस बंधा होता, क्योंकि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है और उसकी लगभग 55 से 60 हजार रुपए पर मंथ सैलरी आती है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेंटेनेंस खारिज हो गया। अब दोस्तों ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को मैं आपको दिखा तो सकता हूं जब कोई पर्सनली मेरे से मिलेगा, लेकिन अगर कोई कहता है सर ये लोअर कोर्ट का जजमेंट अपलोड कर दो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्टीज की परमिशन नहीं होती। और उनकी जगह अगर आप भी होंगे तो आप भी नहीं चाहेंगे कि लोअर कोर्ट में इस तरह से हो, क्योंकि दूसरी पार्टी भी देखती है और बहुत सारी चीजें होती हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप में से कभी भी कोई पर्सनली मिलेगा तो जजमेंट की कॉपी मेरे पास पड़ी है, आप देख सकते हैं। यानी लोअर कोर्ट के अंदर भी आप इस प्रकार के जजमेंट करा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।